नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है अफसर बैच, जो कि 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन बैच है। इसमें आप लोग को क्या मिल रहा है? यहाँ पर सारे जीएस, सारे जीके सब्जेक्ट, जितने भी मतलब टॉपिक्स है, वो सारा टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं कि जो एग्जाम का जो अब ड्यूरेशन है, मतलब जो एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ रहा है। आप जानते हैं 13 सितंबर और 10 सितंबर, ये दोनों डेट आपको रखा गया है, जिसमें मतलब पोस्ट के लिए जो डिफरेंट पोस्ट है। और ये एग्जाम आपको नज़दीक आ रहा है, तो एग्जाम का जो प्रिपरेशन का जो समय है वो भी आपको कम मिल रहा है। इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना है, सेट भी लगाना है, प्लस टेस्ट सीरीज भी करना है और चीज़ों को रिवीजन भी करना है, जितने भी आपका टॉपिक्स है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? जितने भी सारे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जितने पीवाईक्यू है उस पर एनालिसिस करके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग का क्या चल रहा है? कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोग बात करें, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। अब जो हम लोग आज जो डिस्कस करें, वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करें। तो दोस्तों, जो वैदिक पीरियड है, आप जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है और इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है वैदिक पीरियड से। तो जो दोस्तों वैदिक पीरियड है, इस पीरियड को यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में? लेटर वैदिक एज में, और अपर वैदिक जो मतलब जो अर्ली वैदिक एज होता है उसमें डिवाइड किया गया। और जो आपको लेटर वैदिक एज है और जो मतलब आपको अर्ली वैदिक एज है, अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करें तो उसे कौन सा एज बोला जाता है? उसे ऋग वैदिक एज बोला जाता है। क्योंकि उसमें इसलिए उसे ऋग वैदिक एज बोला जाता है क्योंकि उसमें ऋग वेदा का क्या हुआ था, मतलब ऋग वेदा लिखा गया था उस समय, इसलिए उसे ऋग वैदिक बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और उस दोनों का जो डिफरेंस है वो याद रखना है, कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे जो क्या है कि 1500 से आपको 1000 बीसी तक कौन सा था? अर्ली वैदिक है, जिसे ऋग वैदिक कहा जाता है। और जो आपको 1000 से 600 बीसी तक था, वो कौन था? आपको लेटर वैदिक एज। और जानते हैं कि जो बीसी का डेट है वो आपको पीछे जाता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक एज में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है हमारे लिए, क्योंकि ये आपका ये बीपीएससी पीटी का कोर्स है। किस चीज का कोर्स है? पीटीएस पीटी का क्रैश कोर्स है। तो इसमें वही चीज आपको याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर पीटी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वन लाइनर टाइप में, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो। अगर आप मेंस देखें तो मेंस में भी वैदिक एज से पूछा जाता है, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं, इसमें इम्पैक्ट पूछा जाता है, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वैदिक वैदिक एज में किस तरह का सोसाइटी था, एक डिफरेंस आपको पूछा जाता है। तो वो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो डिस्कस करें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिया गया है स्लाइड में, तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या है? आर्यंस वेयर माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल एशिया, जो कि मैक्स मूलर, यूरोप, आर्टिका रीजन, बीसी तिलक। तो मतलब कि बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे, बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर थे, उनका एक अलग अलग विचार था, अलग अलग उनका क्या बोल सकते हैं व्यू पॉइंट था। कोई कहते थे कि जो आर्यंस थे वो आर्यंस आपको सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कह रहे थे कि आर्यंस आपको मतलब कि एशिया, साउथ एशिया से आए थे। तो मतलब इस तरह का बहुत सारा व्यू था। तो अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारे बोलते हैं सेंट्रल एशिया से। तो इन जो व्यू था ये मैक्स म्यूलर का व्यू था। फिर अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें, जो आप जानते हैं फ्रीडम फाइटर थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का जो कथन था, ये जो सोचते थे, मतलब इनका जो व्यू पॉइंट था दोस्तों, ये क्या था कि ये सब आए थे आर्कटिक रीजन से, यूरोप के रीजन से, आर्कटिक रीजन से। लेकिन यहाँ मैक्स म्यूलर का जो मतलब यूरोपियन के जो स्कॉलर थे, उसका क्या कथन यहाँ पर कहना था कि वो लोग आए थे आउटसाइड सेंट्रल एशिया से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए एक मतलब यहाँ डिबेट है इस चीज पर लेकर कि कहाँ से वो लोग आपको इंटर किए थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर बोगा जकाई इंस्क्रिप्शन, तो ये नाम आपको प्रोनाउंसिएशन इसमें ध्यान देना है। तो वो ये क्या है? बोग जकाई इंस्क्रिप्शन। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में आपको चेंजेस हो सकता है। तो ये एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन है जो कि तुर्की में आपको पाया गया है। इसमें यह प्रूव करता है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। इसमें यह प्रूव करता है कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और आप जानते हैं दोस्तों, एक क्या था, एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, आर्यंस टर्म डिनोट किसको करता है? तो आर्यन मीन्स होता है द बेस्ट, द इमिनेंट पर्सन, मतलब जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे बेस्ट होता है, उसको आर्यंस बोला जाता है। आज भी जानते हैं, आजकल बहुत सारा मतलब चर्चा होता है आर्यंस को लेकर कि कहाँ से आए थे, अभी भी मतलब एक डिबेट आपको चल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो फैक्ट्स आपको दिया गया है, अभी आपको यह चीज मतलब यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है कि ज्यादा आपको एनालिसिस नहीं करना चीजों को। तो उससे क्या होगा कि आपका समय भी बर्बाद होगा
और एग्जाम का जो समय है वो भी आपको नजदीक आ रहा है, तो आपको वही चीज यहाँ पर याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यह कोर्स हम लोगों ने क्या किया, लॉन्च किया, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में मिला, और जीके जीएस आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। यह यहाँ पर आपको एश्योर मतलब एश्योरेंस मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब देन कॉल्ड सप्त सिंधु। तो वो लोग जो वहां पर आए थे उसे क्या कहा, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों कहा जाता था उस रीजन को, जो मतलब फर्स्ट वो लोग सेटल्ड हुए थे, क्योंकि वो 7 रिवर्स का जो एक संगम था उससे यह बना हुआ था, इसे सप्त सिंधु बोला जाता था। फिर अगर देखें वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस 4 लिटरेरी प्रोडक्शन। जो वैदिक लिटरेचर है दोस्तों, उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट्स होता है लिटरेचर का, जैसे संहिताज हो गया, और जिसे वेदाज भी बोला सकता है, ब्राह्मण्स हो गया, द अरण्यकाज हो गया, उपनिषद हो गया। तो ये सब क्या थे, एक डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेज था, तो वेदा के अंदर आपको यह प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देयर आर 4 वेदास, कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये वो वेदा का क्या काम होता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें मतलब आपको सिखाया जाता है, क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, ये सारा चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट 3 वेदास है, जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो आपको है यहाँ पर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये क्या आर ज्वाइंटली कॉल्ड वेदा, वेदा त्राई। मतलब त्राई मीन्स क्या होता है, 3, मतलब 3 वेदों का जो समूह है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे क्या बोलता है, वेद त्राई बोला जाता है, ट्राई ऑफ वेदास। तो ये चीज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप यहाँ पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट डिस्कस करें हम लोग ऋग वेदा के बारे में, तो एक एक वेदा में आपको यहाँ पर समझना है कि उसके अंदर क्या लिखा गया है, कितने उसके अंदर हाइम्स है, कितने श्लोकाज हैं, ये सब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नंबर फॉर्म में। तो हिस्ट्री में यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स जो होता है, जो डाटा होता है, जो डेट होता है, वो भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ऋग वेदा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, जो ऋग वेदा हमारा यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं जो ऋग वेदा है यहाँ पर, द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में ये सबसे क्या है, ओल्डेस्ट रिलीजियस आपको टेक्स्ट है। प्लस अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है कंपोज्ड अराउंड 1700 बीसी। मतलब इसमें हाइम्स है, मतलब पूरा देख सकते हैं एक श्लोक के फॉर्म में इसमें पूरा कलेक्शन है, पूरा मतलब दिया गया है, और जो कि 1700 बीसी में अराउंड, मतलब अप्रोक्सीमेट आपको ये डेट दिया गया है, ये एक्यूरेट डेट नहीं है, जो कि 1700 बीसी में ये आपको मतलब कि लिखा गया था। फिर अगर देखें इसके अंदर 1028 हाइम्स है, 1028 हाइम्स। ये चीज आपको ध्यान है। हाइम्स क्या होता है दोस्तों, जैसे श्लोका हो गया, मंत्र हो गया, उसको हम लोग हाइम्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा था 1028। और उसको डिवाइड किया गया 10 मंडला। मंडला क्या होता है दोस्तों, चैप्टर होता है। चैप्टर को संस्कृत में मंडला बोला जाता है। अगर वेदा की बात करें तो इसमें 10 चैप्टर है आपको। अब क्या है कि कुछ कुछ चैप्टर आपको लोग याद रखना चाहिए। थर्ड मंडला, उसमें आपको गायत्री मंत्र दिया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मंडला में, और ये मंडला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ऋग वेदा का पार्ट है। तो ये भी पूछा था गायत्री मंत्र किस वेदा का पार्ट है, तो ऋग वेदा का पार्ट है। और ये जो गायत्री मंत्र दिया गया ये थर्ड मंडला में दिया गया, थर्ड चैप्टर में दिया गया। फिर अगर देखें सरस्वती इज द डेटी रिवर इन द ऋग वेदा। और जो सरस्वती जो रिवर है, मतलब जो सरस्वती नदी है, उस रिवर को यहाँ पर, जैसे आज हम लोग सबसे ज्यादा जो पूजा करते हैं वो गंगा नदी को करते हैं, लेकिन उस समय अगर देखें ऋग वेदा में तो सरस्वती नदी को वहां पर पूजनीय बताया गया है। उस समय सबसे ज्यादा पूजा किया जाता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऋग वेदा जो कंसिस्ट करता है 10 मंडला है, हमने देख लिया 10 इसमें चैप्टर है, 10 मंडल है। इसमें अगर 2nd to 7th देखे, जो दूसरा से 7वां तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, तो ये चीज ध्यान रखना, दूसरा से जो 7वां तक है आर द अर्लीस्ट मंडला, मतलब ये पहले लिखा गया था। समझ रहे हैं ना, दूसरा से जो 7वां मंडला था ये पहले लिखा गया था, और जो पहला था, 8वां था, 9वां था और 10वां था, ये जो 4 मंडला था ये बाद में लिखा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम में। विच इज एस्क्राइब्ड एट ए पार्टिकुलर फैमिली ऑफ ऋषि, गृत्समद, क्या है, गृत्समद, विश्वामित्रा, वामा, अत्रि, ब्रह्मध्वज, वशिष्ठ। फिर अगर यहाँ पर 8 मंडला देखे, जैसे 2nd to 7th हमने देख लिया, 8 मंडला देखे, एस्क्राइब टू कानवास एंड अग्नि आरस, मतलब उस समय के जो ऋषि थे उनके बारे में यह बताया गया। 9th मंडला क्या है, यह कंपाइलेशन ऑफ सोम हाइम्स है। इसमें मतलब सोम जो ड्रिंक होता है दोस्तों, जो मदिरा होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सोम मतलब देवता को डिनोट यहाँ पर किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो 9th मंडला में ये कंपाइल किया गया। फिर अगर 10th मंडला देखे तो ऋग्वेदा का, इसमें क्या आपको पुरुष सूक्ता हाइम है, विच टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम।
तो जो 10 मंडला जो 10वां चैप्टर है ऋग्वेदा का, उसमें पुरुष सूक्ता के बारे में बताया गया। तो पुरुष सूक्ता में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के कास्ट है, डिफरेंट जो बहुत तरह की जो जाति है, उस पूरे जाति के बारे में आपको इसमें क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो समझ में आ रहा है ये सारा चीज। और ज्यादा ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, मतलब इसमें आपको याद ही कर लेना ये सब चीज, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आप जानते हैं कि हिस्ट्री से तीनों सेक्शन से इंपॉर्टेंट होता है, तीनों जो हिस्ट्री का मेडिएवल हो गया, एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया, और तीनों में इक्वल वेटेज आपको, लगभग इक्वल वेटेज बीपीएससी आपको देती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें हमारा सामवेद, पहला क्या था हमारा ऋग्वेद, जिसमें 1028 हाइम्स था, जो कि मेनली हाइम्स श्लोक का ये सबको ज्यादा उसमें लिखा जाता है, मंत्राज लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। 10 उसमें चैप्टर है। गायत्री मंत्र कौन मंडला में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें यहाँ सामवेद, सामवेद हो गया बुक ऑफ चैंट्स, जो मंत्र का आप उच्चारण करते हैं दोस्तों, मंत्रों का जो वो सामवेद में आपको दिया गया है। तो सामवेद में क्या है कि आपको मेलोडीज हो गया, हाइम्स को किस तरह से उच्चारण करें, जैसे आज में गीत के रूप में आप देखते हैं सारे गामा पर, ये सब क्या एक सामवेद से आपको लिया गया। दिस इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। द हाइम्स ऑफ द सामवेदा वर रिसाइटेड बाय उदगात्री। तो ये जो सबसे पहले हाइम वेद रिसाइट किया गया था, मतलब लिखा गया था, सबसे पहले जो बोला गया था, ये उदगत्री जो ये साधु थे, मतलब कि इसको उदगत्री दे रहा है, एट द सोमा सेक्रीफाइस। इट कंटेन्स ध्रुपद राग। तो ये एक राग होता है दोस्तों, जो गाना का एक फॉर्म होता है, गीत का फॉर्म होता है, ये ध्रुपद राग इसमें क्या है, कंटेन है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें ना हमारा यजुर्वेद, तो सामवेद में आपको इतना ही चीज याद रखना है, बुक ऑफ चैंट से आपको इसे मंत्रों का किस तरह से उच्चारण किया जाता है, ये सारा चीज आपको इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर यजुर्वेद, द बिलीव्स एंड द रिचुअल्स ऑफ नॉन आर्यंस आर रिटन इन द इट। मतलब यजुर्वेद में क्या है, यजुर मीन्स क्या, यज्ञ, ये मतलब एक तरह से किस तरह से आपको यज्ञ करना है, किस तरह से सेक्रीफाइसेस करने। पहले आप जानते हैं बहुत तरह का हवन होता था, सेक्रीफाइसेस होता था, बलि दिया जाता था। ये जो सारी चीजें है, ये चीज किसमें बताया गया, ये यजुर्वेद में बताया गया। तो नाम से भी बहुत सारा चीज डिनोट हो जाता है। तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ, यजुर से यज्ञ होता है, मतलब कि यज्ञ का जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा रिचुअल्स है, वो सारा प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया जाता है यजुर्वेद में। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। टू टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद आर शुक्ल व्हाइट यजुर्वेद और कृष्ण जिसे ब्लैक यजुर्वेद, मतलब कि कृष्ण यजुर्वेद इसमें एक हो गया, एक शुक्ल, ये दो यजुर्वेद में आपको इसमें डिवीजन किया गया है। फिर अगर नेक्स्ट हमारा देखें कौन सा है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है वो दोस्तों, ये मैजिकल फॉर्मूला का बुक है। अथर्ववेद में मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना। ये सिर्फ, और जो जितने भी ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जितना भी मतलब आप देख सकते हैं आज के समय में, जो आप जिसको बोलते हैं कि बहुत प्रिजुडिस काइंड के लोग हैं, मतलब इस तरह से लोग बिलीव करते हैं पुराने चीज में, तो ये सब चीज आपको अथर्ववेद में बताया जाता है। तो मैजिकल फॉर्मूला के बारे में जितना भी भूत प्रेत ये सब सारी चीजें आप देखते हैं, वो सब अथर्ववेद में आपको दिया गया। प्लस इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर गोत्रा जो सिस्टम है, आप जानते हैं आज के समय में भी गोत्रा पर लोग बिलीव करते हैं, गोत्रा सिस्टम चलता है, जो आप मतलब कि विवाह में देखेंगे या मैरिज सिस्टम में देखेंगे, उसमें गोत्रा सिस्टम अभी भी चला जाता है। सेम गोत्रा में गोत्रा एक्सोगोमी, गोत्रा एंडोगमी, इसमें क्या होता है, एक मतलब कि गोत्र में आपको शादी नहीं होता, इस तरह का जो चलन है, जो मतलब आप बोल सकते हैं कल्चर, वो आज भी प्रैक्टिस में। तो ये अथर्ववेद में आपको दिया गया। तो क्या होता है एग्जाम में दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ से जो फॉर्म होता है, वो क्वेश्चन का जो तरीका होता है, वो किस तरह से पूछा जाता है। जैसे अथर्ववेद है तो आपको पूछ देगा गोत्रा सिस्टम आपको कहाँ मेंशन है, तो किसमें है, वो अथर्ववेद में। आपसे पूछ देगा कि जो चैंट्स है, जो मतलब चैंट्स है, मतलब जो मंत्रों का उच्चारण क्या है, वो किस वेद में है, तो सामवेद में। मेलोडीज जो गाना आज के समय में आप देखते हैं, जिससे अब गीत का जो फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो गीत बना है, जो राग है, वो ध्रुपद राग है, वो कौन सा आपको सामवेद में है। तो ये चीज आपको यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ का पूरा प्रोसेस आपको दिया जाता है। तो इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ये मतलब बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें उपनिषद के बारे में, तो जो उपनिषद है, ये उपनिषद क्या बोलता है यहाँ पर, द उपनिषद, इसे हम क्या कहते हैं, वेदा रीता भी बोलते हैं, वेद रीत, बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। क्योंकि ये मतलब लास्ट में जो वैदिक पीरियड का जो डिक्लाइन शुरू हुआ, जो मतलब लास्ट हुआ, तो उस समय क्या हुआ था, ये उपनिषद आपको लिखना शुरू हुआ था, तो इसे वेद रीत भी बोला जाता है। इसमें क्या किया, दे डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। इसमें आपको आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, जो कर्मा आपने क्या कर्म किया, आपको किस तरह का इसका फल मिलेगा, ये सारी बातें आपको किस में बताया जाता है, आपको उपनिषद में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए बोला जाता है उपनिषद अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक पूरा सा ज्ञान मिलता है। जितने भी महान महान लोग हुए, उन्होंने उपनिषद पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, तो आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास अभी 108 उपनिषद है।
सारा उपनिषद तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। 108 उपनिषद है और इसमें हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाता है, कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, ब्रह्मा जो भगवान के बारे में, किस तरह से हमारा यूनिवर्स का मतलब पूरे संसार का जो मतलब विश्व का ओरिजिन हुआ, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताया जाता है। अगर देखें तो 108 उपनिषद है जो कि पीरियड 800 बीसी से 500 बीसी तक जो पीरियड में आपको लिखा गया था उसे उपनिषद बोला जाता है। कितने उपनिषद ये याद रखना आपको, 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है दोस्तों, 108 उपनिषद है। प्लस अगर यहाँ पर देखें 11 आर प्रीडोमिनेंट एंड दे आर कॉल्ड मुख्य उपनिषद, मतलब 11 है जो प्रीडोमिनेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अगर देखें तो उसको महत्व दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, मुख्य उपनिषद। मुख्य मतलब ये जो नाम है आपको मुख्य, मतलब एक सांस्कृतिक टर्म में आपको ये लिखा गया, इसे आप मुख्य कहते हैं। मुख्य मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे बोला जाता है मुख्य उपनिषद। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर क्या होता है, वेदास का ही पार्ट है वेदांगाज। तो वेदांगाज क्या होता है दोस्तों, वेदों का अंग, अंगाज, अब टर्म को तोड़ना पड़ेगा, समझे, ये क्या हो गया, टर्म को आपको यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। वेद प्लस अंगाज, वेद का अंग, जैसे हमारे शरीर का जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कहते हैं, बहुत विभिन्न तरीके के क्या है, अंग है, तो उसी तरह वेदों का जो अंग है उसे वेदांगाज बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पर, लिम्स ऑफ द वेदास। तो यहाँ पर देखें तो दीज आर ट्रीटीज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। तो इस तरह के 6 वेदांगाज है जिसमें बहुत तरह की चीजें आपको लिखी गई, बहुत तरह की चीजें इसमें आपको दिया गया। तो अगर यहाँ पर देखें 6 वेदांगाज के बारे में अगर यहाँ पर जो बताया गया, ये कौन है, एक शिक्षा है जो फोनेटिक्स जिसको बोला जाता है, एक है कल्प सूत्र जो रिचुअल्स हो गया, ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगर देखें यहाँ पर व्याकरण, व्याकरण आप सब जानते हैं, ग्रामर के बारे में पूरा बताया गया। फिर निरुक्ता देखे, इटुमोलॉजी। फिर उसी तरह से चंडा देखे जिसको मैट्रिक सिस्टम बताया गया। ज्योतिष देखे, एस्ट्रोलॉजी, जो आज के समय में आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव भी बहुत आदमी करते हैं, ज्योतिष, ज्योतिष विद्या में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि हमारा 6 क्या है, वेदांगाज है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर अगर देखें तो पाणिनि जो लिखा था, जो पाणिनि एक राइटर थे दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा था, ये याद रखना, पाणिनि एक राइटर थे, उन्हें अष्टाध्यायी लिखा था, कितने में, 4th सेंचुरी बीसी में, ऑन व्याकरण। तो जो व्याकरण पर उन्होंने जो लिखा था किताब, उसका किताब का क्या नाम था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम था। किनके द्वारा लिखा गया था, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, खासकर बीपीएससी में ही पूछा गया। इसे क्या, ये कौन किन्होंने लिखा है, इनका नाम है पाणिनि। और ये इन्होंने कौन सा किताब लिखा, अष्टाध्यायी, जो कि एक ग्रामर पर किताब है, एक व्याकरण पर यह किताब आपको लिखा गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट यहाँ पर बढ़े, तो ये बहुत सिंपल दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें मेनली आपको याद करना है, क्या करना, आपको याद करना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, तभी जाकर आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। एग्जाम में क्वालिफाई, आप जानते हैं कंपटीशन का एज है, आज के समय बहुत ज़्यादा फॉर्म आपको गिरता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसमें रेस है एक तरह से, इस रेस में आपको निकलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से आप मतलब एक क्लास देख ले, अब उसके बाद आप मतलब छोड़ दे तो वो फिर नहीं होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है, ब्राह्मणास। नेक्स्ट क्या है, स्लाइड आपको विजिबल होगा आई थिंक। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणास। क्या चीज है नेक्स्ट, हमारा ब्राह्मणास। तो ये मतलब सब हम वेदास का ही क्या कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वेदास का आपको यहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ब्राह्मणास क्या है, दीज आर द प्रोज कमेंट्रीज ऑन वेरियस वेदिक, मतलब वैदिक जो हाइम्स है, जितने भी श्लोक हैं, मतलब मंत्र है, उस पर क्या एक कमेंट्री है, मतलब उसका पूरा एक वर्णन आपको किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इज द शतपथ ब्राह्मण। ये आपने सुना होगा, जो यजुर्वेद में अटैच्ड है, शतपथ अटैच टू यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें अगर हो सकता है तो कुछ यजुर्वेद में आप जानते हैं उसमें क्या सेक्रीफाइसेस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में को बताया जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मणस का पार्ट है। फिर द अरण्यकाज है। अरण्यकाज ये क्या है, द सेजेस ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट एक्सप्लेन द वैदिक स्क्रिप्चर्स टू देयर पुपिल। आप जानते हैं पहले क्या होता था कि जो जितने भी जो आज आप न पढ़ते हैं कि विद्यालय में जाते हैं या कि स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर आप क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब जो आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं। पहले लोग ऐसे नहीं, पहले लोग मतलब ये नहीं होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था, और वो मतलब शहर से हटकर, मतलब कि गांव से हटकर एक जंगल में बनाया जाता था। वहां पर मतलब साधु बैठते थे, लोग उनका मतलब जो जितने भी मतलब वहाँ पे स्टूडेंट होते थे वो उनका सेवा करते थे, और उनको मतलब कि शिक्षा दिया जाता था। तो ये चीज आपको अरण्यकाज में बताया। अरण्यकाज मीन्स मेनली होता है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब कि जो सेज रहते हैं वहाँ पर, जो साधु रहते हैं, वो क्या करे, अपने छात्रों को वहाँ पर क्या करे, शिक्षा दे रहे हैं। तो ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखना है अरण्यकाज के बारे में। फिर हमारा क्या, उपवेदास। अब क्या होता है दोस्तों, उपवेदा होता है, बहुत सारे वेद का मतलब, ये 4 वेद हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, जैसे आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद, मतलब जो हमने 4 वेद पढ़ा, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेदों का एक उपवेदा है।
तो ये उपवेदा आपको याद रखना। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपसे दिया जाता है इस तरीके से। तो उपवेदा क्या है, आयुर्वेद। ये उपवेदा किसका है, अथर्ववेद का है। फिर अगर धनुर्वेद की बात करें, ये उपवेदा किसका है, ऋग्वेद का है। गंधर्ववेद की बात करें, तो ये उपवेदा किसका, सामवेद का। सत क्या है ये, सत सतपत्य वेद, ये क्या उपवेदा यजुर्वेद का। तो इस तरह से आयुर्वेद किसका हो गया, अथर्ववेद का। धनुर्वेद किसका हो गया, ऋग्वेद का। प्लस गंधर्ववेद किसका हो गया आपको, सामवेद का। और सतपथ वेद किसका हो गया, यजुर्वेद का। ये 4 उपवेदा आपको क्या करना है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये इस तरह से ट्रिक से भी याद करते हैं कि ए से आपको आयुर्वेद, ए से अथर्ववेद। फिर आप अगर जैसे यहाँ पर गंधर्व देखे और ये सामवेद, तो इस तरह से कुछ मतलब आप एक क्रोनोलॉजी बना के, ट्रिक बना के, कुछ निमोनिक्स बना के भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिवीजन आपका फास्ट होगा। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें फिलॉसफी, तो ये एक अलग है, क्या है, 6 सिस्टम ऑफ हिंदू फिलॉसफी, जो कि मतलब आपको एंशियंट इंडिया में दिया गया है, एंशियंट हिस्ट्री में। एक क्या है, न्याय, जो जिसमें एनालिसिस किया था। एक वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। फिर अगर पुराणास देखे, जो आप जानते हैं कितने तरह का पुराण आप पढ़ते हैं, जैसे गौतम पुराण, कन्नड़ पुराण, कपिला, पतंजलि, जामिना, वैसी। तो ये सब मतलब बहुत सारे जो समय के स्कॉलर थे, जो सेजेस थे, उन्होंने इस तरह का पुराण आपको लिखा था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो आपको मेनली दोस्तों यहाँ पर दिया गया, अगर हम बात करें तो अगर देख सकते हैं, ये जो आपको पुराना दिया गया है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। ये जो सिस्टम है यहाँ पे इनके द्वारा, जैसे न्याय की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया, गौतम के द्वारा। वैशेषिका की बात करें तो ये कन्नड़ द्वारा। सांख्य की बात करें तो ये कपिला द्वारा। फिर अगर योगा की बात करें तो योगा आप जानते हैं पतंजलि द्वारा, जो उस समय के महर्षि थे। पूर्व मीमांसा जामिनी द्वारा, उत्तर मीमांसा व्यास द्वारा। तो ये इस तरह का चीज है, मतलब ये जो जितने भी आपको फिलॉसफी है, जो बुक है पुराना, जब वो इनके द्वारा लिखा गया। ये राइटर है, 3 राइटर का आपको यहाँ पर, इन स्कॉलर्स का आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, पुराणास होता है क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुराणास का, इट रेफर्स टू द चेंजेस इन द मोड ऑफ वर्शिप फ्रॉम सैक्रिफाइस टू आइडल वर्शिप एंड विजुअल अपील टू डेथीज एज अगेंस्ट वर्शिप ऑफ आइडियाज। तो पुराणास में क्या होता है कि मोड ऑफ जो वर्शिप था, उसमें क्या हुआ, चेंजेस आपको बताया जाता है। जैसे सैक्रिफाइस से मतलब जो पहले बलि दिया जाता था रिचुअल्स के, उस रिचुअल से बढ़कर वो आइडल वर्शिप हो गया। मतलब कि मूर्ति पूजन का जो एक कंसेप्ट था, जो कल्चर था, वो आपको क्या हो गया, चालू हो गया। तो ये पुराणास में देयर आर 18 फेमस पुराना। मतलब अगर देखें तो 18 आपको फेमस पुराना, जैसे मत्स्य पुराना सबसे ओल्डेस्ट पुरानी, जो मत्स्य पुराना की बात करें तो वो सबसे क्या ओल्डेस्ट है, सबसे आपको पुराना है। फिर अगर सूत्रास की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सूत्रा क्या लिटरेचर, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। श्रतु सूत्रा डीलिंग विथ ये लार्ज पब्लिक सैक्रिफाइसेस से। फिर गृह सूत्रा ये आपको रिचुअल से डील करता है, बर्थ हो गया, नेमिंग हो गया, मैरिज हो गया। फिर धर्म सूत्रा की बात करें, ये सोशल एंड लोकल कस्टम से आपको क्या करता है, यहाँ पर डील करता है। तो ये चीज आप यहाँ पर समझ गए। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, इसको एक बार कम से कम देख लेना है, जिससे क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। फिर अगर स्मृतिज की बात करें तो स्मृतिज क्या है, यहाँ पर धर्मशास्त्र इज द अदर नेम फॉर द स्मृतिज विच आर द लॉ बुक्स रिटन इन शोकापुर। तो जो धर्मशास्त्र जैसे लॉ बुक होता है, जैसे आप हम संविधान, अभी संविधान का भी क्लास कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या एक लॉ बुक है, इसमें आपके अधिकार, आर्टिकल, सब चीज, अनुच्छेद के बारे में बताया। उसी तरह से क्या एक स्मृतिज है, जो धर्मशास्त्र हुआ, वो भी अदर नेम है स्मृतिज का, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो लोकल जो लॉ थे, जो रूल थे उस समय सोसाइटी के, वो आपको इसमें पूरा चीज बताया गया है। तो लॉ बुक से आपको, जो कि एक श्लोका के फॉर्म में आपको लिखा गया है, समझ रहे हैं, तो उसे धर्मशास्त्र बोला जाता है। आज बोलते हैं ना धर्मशास्त्र, मनुस्मृति की बात करते हैं, तो ये सब क्या एक धर्मशास्त्र है। फिर मानव धर्मशास्त्र है, जैसे मनुस्मृति की अभी हमने बात किया, तो ये ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस है। मनु इज सपोज टू बी द फर्स्ट किंग एंड लॉ मेकर। तो जो मनु स्मृति है, मनु क्या थे, एक फर्स्ट किंग थे, पहले मतलब राजा थे, और लॉ मेकर है, इसी पर नाम पर किताब पढ़ा, मनु स्मृति। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखे इपिक। आप जानते हैं दोस्तों, जो सबसे लार्जेस्ट इपिक है वो क्या, हमारा महाभारत है। तो इपिक क्या होता है, मतलब जो आप इपिक की अगर बात करें यहाँ पर, तो इपिक बोला जाता है, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसे आपको इपिक बोला जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा जो किताब लिखा गया है, कहानी के फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर देखें, देयर आर मेनली 2 महाकाव्यास इपिक्स, जिसको क्या बोला था, इपिक्स बोला जाता है। द रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, इट इज नोन एज द आदि काव्य, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। रामायण क्या, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोकाज है, तो इसलिए इसे इपिक, इपिक क्या होता है, महाकाव्य। मतलब
जो कविता भी है उसमें श्लोक भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा तो उसे एपिक नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं 24,000 श्लोक है एक महाभारत एक रामायण में आपको, इसलिए एपिक, इसे ओल्डेस्ट एपिक, लार्जेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि जो महर्षि थे उनके द्वारा यह लिखा गया रामायण। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है। महाभारत की अगर बात करें, ये वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया, जो संत थे उस समय के। द लॉन्गेस्ट एपिक, ये याद रखना, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ओल्डेस्ट एपिक रामायण है और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एपिक आपको क्या? महाभारत है। इसमें अगर देखें दोस्तों, यहाँ 24,000 श्लोक था। महाभारत में आप देख के मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब 1 लाख से ऊपर श्लोक है आपको। इसलिए महाभारत सब आदमी नहीं पढ़ सकते। महाभारत आपने सिर्फ देखा होगा, सीरियल देखा होगा या एपिसोड देखा होगा, लेकिन महाभारत पढ़ना एक बोलते हैं टीडियस टास्क, मतलब इतना ज्यादा श्लोक है आप उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं जल्दी। अब वर्सेस देखिए 18, इसे पर्वन में बांटा गया, डेट इज चैप्टर्स। जो चैप्टर पर्वन को यहाँ चैप्टर्स बोला जाता है, 18 अध्याय में से बांटा गया 1 लाख से ऊपर। और ये जो भगवत गीता की आप बात करते हैं, ये सब क्या रहा? श्रीमद् भगवत गीता, ये सब क्या है? आपको महाभारत का ही एक पार्ट है। प्लस द हरिवंश सप्लीमेंट, भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीम्स वर्मा ऑफ द महाभारत। तो ये भी महाभारत का भी एक पार्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना। शांति पर्व क्या है? लार्जेस्ट पर्वन चैप्टर ऑफ द महाभारत। तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, ये शांति पर्वन होता है क्या? एक महाभारत का ही पार्ट है, और जो चैप्टर है जिसे पर्वन बोला जाता है महाभारत में, उस चैप्टर में सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा मतलब जो अध्याय है वो कौन सा है? आपको शांति पर्वन है। तो ये महाभारत से रिलेटेड आप पूछ सकता है। शांति पर्वन इन एंशियंट इंडिया इज सीन इन इज रेफर टू, इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऑनलाइनर यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, द आर्यन एंड द वैदिक एज। अब क्या है दोस्तों, जो आर्यन और वैदिक एज थे, तो उनका होम के बारे में, उनके मतलब जो जितने भी कहाँ से आए थे, बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे उनका क्या कहना था, क्या उनका व्यू पॉइंट था, ये अगर देखते हैं यहाँ पर, तो जो आर्यन एंड वैदिक वो हमने अभी देख ही लिया है कि मतलब होमलैंड अभी भी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये 2000 से 1500 बीसी में आपको सेटल हुए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, मतलब मेनली आपको नॉर्दर्न एरिया में। और ये जो आए थे, आपको जो कंफर्म डेट अगर देखें यहाँ पर, अगर हम अप्रोक्सीमेटली डेट जो एनसीईआरटी का जो डेट देखते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है हमारा 1500 से 600 बीसी तक, वो डेट आपको याद रखना है। फिर अगर ये जो आपको स्लाइड दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, उनका अपना एक व्यू पॉइंट था, वो कि कोई बोलते थे सेंट्रल एरिया एशिया से वो लोग आए थे, सेंट्रल इंडिया में वो लोग वहाँ पर आए, मतलब सेंट्रल एशिया से आके इंडिया में वहाँ बसे, जैसे सेंट्रल इंडिया, कोई कश्मीर बोलते हैं, कोई सेंट्रल एशिया वो का बात करते हैं, कोई कहते हैं ये सब सिंधु से आए थे। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा व्यू पॉइंट है जो आप यहाँ पर ये स्लाइड में देख सकते हैं। तो हम लोग ने ये देखा कि मतलब जो ऋग्वेदा का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या मतलब कि जो डिफरेंट किताब थे, डिफरेंट बुक्स था, वो सारा बुक्स हमने देखा। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट एक मतलब जो टॉपिक है वो है ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड। हमने बात किया ऋग्वेदिक को अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि इसे ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि यह ऋग्वेदा उसी समय में लिखा गया था, इसलिए अर्ली वैदिक पीरियड को क्या बोला था? ऋग्वेदिक पीरियड। तो ये 1500 से 1020 से ये डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो वो नॉलेज उनको रिवर्स यमुना का था, सरस्वती का था, जिसे नदी तारा बुलाता, सरस्वती नंदी तारा बुलाता था। मेनली जो सबसे पूजनीय मतलब सबसे जो उन लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, जैसे आज हम लोग गंगा नदी करते, वो लोग सरस्वती नदी का करते थे। और गंगा का भी उसमें आपको मेंशनड है। फिर ओशियन को भी देखें, अगर समुद्र का ही मेंशन, जैसे समुद्रा बोला जाता है, तो ये स्नो माउंटेन्स, हिमवत का भी, स्नो माउंटेन मतलब हिमालय का भी उसमें मेंशन है। डेजर्ट लैंड का धावा जिसे बोला था उसका ही मेंशन है। वे आपको कहाँ रहते थे? जो जितने भी आर्यंस थे वो सब सिंधु के पास, जानते सब सिंधु क्या बोला? जहाँ पर 7 रिवर का क्या है एक मतलब कि आपको संगम है, उसे सब सिंधु मेनली आपको बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखें, आर्यंस केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स कॉल्ड दासास। तो जब आर्यंस बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से या किसी भी एरिया से, जैसे जितने भी स्कॉलर उनका जो व्यू पॉइंट है, उसको अगर उसकी नज़र से, उन लोगों की नज़र से देखें, तो ये मतलब इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स जो दासास थे उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब जो कहते वार का कंडीशन बना। ये दासास थे, ये अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस इनको बोला जाता है। और दास्यूस जो थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ये इंडिजिनस में मतलब पहले ये रहते थे दासाज, और ये दासूस थे। फिर अगर देखें दास्यू हत्या, मतलब कि दासा, इसमें क्या हो, जब लड़ाई हुआ तो दासा जो पहले यहाँ के लोग थे, जो मतलब इंडिया में पहले रहते थे, उनका क्या हो गया? हत्या होने लगा, उनको यहाँ पर मारा जा, मतलब कि वो लोग मारने लगे, स्लॉटर करने लगे। ये से आपको ऋग्वेदा में क्या है मेंशन, ये सारा चीज आपको यहाँ पर बताया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा हमने बात किया ना पायस रिवर, पायस में क्या होता है? सबसे पूजनीय, जो सबसे पवित्र रिवर की अगर बात करें तो उसे सरस्वती रिवर को यहाँ माना जाता है। ये अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
ऋग्वेदा में देखें तो 40 रिवर आपको मेंशन है। ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। तो ऋग्वेदा में ही ये पूरा मतलब कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में आपको पूरा इसमें बताया गया। फिर अगर नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ बढ़े दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में बहुत सारा जो नदी का नाम है वो एंशियंट में जो नाम है वो, और आज का जो मॉडर्न नाम है, जो आज के समय हम लोग जिस नदी के नाम से उसको जानते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर सबसे पहले हम बात करें रिवर मेंशनड इन ऋग्वेदा में, तो सिंधु नदी किसको बोला जाता है? यहाँ पर आज के समय देखें जो मॉडर्न नेम क्या है सिंधु नदी का, इंडस है। कौन सा है? इंडस है। आपको स्लाइड यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। तो सिंधु क्या है? इंडस है। अगर वितस्ता की बात करें तो ये झेलम है। अक्सिनी देखे, अस्किनी, इसको चेनाब बोला जाता है। पुरुषनी देखे, ये अर्थ याद रखना आपको, रवि रिवर है। विपाशा क्या है? ये आपको ब्यास रिवर। तो एक नाम का जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, या मतलब कुछ एक फोनेटिक्स आपको याद रखना है, या मतलब किसी तरह का आपको कि कम से कम ये ट्रिक्स है कि आपको ये चीज यहाँ पर क्या रखे, ध्यान रहे। फिर सुतुद्री देखे, ये सतलुज है। फिर अगर यहाँ पर गुमल नदी की बात करें तो ये गोमती को गुमल कहा जाता है। फिर क्रूमू की बात करें, ये कुरान रिवर को कहा जाता है। दृष्टवटी ये किसको कहता है? घग्गर रिवर को बोला जाता है। कुभा रिवर किसे बोला जाता है? यहाँ पर काबुल को बोला जाता है। फिर सुबास्तु रिवर किसे? स्वात को बोला जाता है। तो ये इतना रिवर है, कम से कम ये जो इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, इतना कम से कम ये 4-5 रिवर आपको क्या करना है यहाँ पर याद रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियसली ये पूछा गया है, तभी मैंने ये स्लाइड में आपको दिया है। कम से कम ये चीज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। फिर अगर देखें एक बैटल हुआ था थी वैदिक पीरियड में, जिसे बोला था 10 राजन वार। क्या बोला जाता है इसे? 10 राजन वार, मतलब 10 राजाओं के बीच में ये वार हुआ था। 10 जो ट्राइबल ग्रुप थे उनके बीच में ये वार हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत सारे नोमैडिक लोग रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे। तो उनका एक अपना एक राजा होता था, अपना एक चीफ होता था उस पूरे नोमैड्स का, पूरे मतलब जो भ्रामक जो भ्रमण करते थे उन लोगों का। तो वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद के अनुसार क्या बोला जाता? द फेमस 10 राजन वार वाज, द फेमस 10 राजन वार वाज द इंटर, क्या है? द फेमस दसराजन वाज आर इंटरनेशन वार ऑफ द आर्यन। द दसराजन वार गिव नेम्स टू द 10 किंग्स हु पार्टिसिपेटेड इन वार। तो 10 राजा जो इसमें वार में पार्टिसिपेट किए उनको 10 राजन वार आपको बोला जाता है। अगेंस्ट सुदास हु वाज द भारता किंग फ्रॉम द तिरतुज फैमिली। तो बोला था ये जो भारता किंग है, इन्हीं पर जो आज के समय जो इंडिया का नाम पड़ा भारत। आप जानते हैं ना, आर्टिकल 1 में भी लिखा है इंडिया डेट इज भारत, द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये चीज भारत आपको यहीं से नाम पड़ा। द बैटल वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ परुसनी रिवर। तो हमने बात किया ना परुसनी, परुसनी किसे बोला जाता है दोस्तों? रवि रिवर। तो ये रवि रिवर बैटल हुआ था 10 राजन। ये याद रखना, जो बैटल ऑफ 10 राजन हुआ था क्या होता है? रवि रिवर पर। और 10 किंग जो मिलकर फाइट किए थे अगेंस्ट सुदास, वो कौन थे? भारता किंग थे। मतलब भारता जो क्लैन था, जो भारता पूरा मतलब ट्राइबल ग्रुप था, उनके मतलब पूरे एक मुखिया थे भारता। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसमें जो बोल सकते हैं 10 राजा को सुदास ने अकेले हरा दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना। इसलिए यहाँ भारता पूरा मतलब भारतवर्ष आपको नाम भी पड़ा है। द कुला, द फैमिली वाज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुला सिस्टम देखे, जो कुला मतलब कुल क्या होता है? एक फैमिली सिस्टम को कुल सिस्टम बोला था। ये उस समय का क्या था आपको यहाँ पर मतलब आपको ऋग्वेदा में था। फिर रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो पेट्रियार्कल था, नेचर था। अगर पेट्रियार्कल जो पितृसत्ता समाज की बात करते हैं, पूरा पेट्रियार्कल था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, मेल का पूरा कंट्रोल रहता था। मोनार्की था, आपको राजा का यहाँ पर रूल होता था। अगर यहाँ पर देखिए पुरोहिता, डोमेस्टिक प्रिस्ट था। पुरोहिता मीन्स क्या होता है? जो मतलब हम लोग जो आज के समय में पुरोहित बोलते हैं, किसको बोलते हैं? प्रिस्ट को बोलते हैं। मतलब जो पुजारी होता है उसको पुरोहिता बोला जाता है। उसमें पुजारी का क्या होता था यहाँ पर? एक मतलब कि एक रैंकिंग था, उनको रैंकिंग में फर्स्ट रखा जाता था। फिर अगर देखिए तो किंग्स के क्या होते थे? परसेप्टर होते थे, किंग्स को वो गाइड करते थे। फिर जो आर्मी था यहाँ पर फुट सोल्जर और चैरियटर्स, मतलब घुड़सवार वाला आर्मी था, और फुट सोल्जर से पैदल सैनिक भी था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो किंग एंड रिलीजियस ड्यूटी, ये सब सारा चीज आपको देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया। उस समय अगर देखें तो असेंबली भी था, बहुत तरह के जो सभा समिति, विद्वत गण, इस तरह के असेंबली में बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, और इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता था, जो कि आगे जाकर क्या हो गया यहाँ पर? चेंजेस हो गया। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करें, जो स्लाइड में आपको दिया गया, जो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया कितने टाइम्स कौन का वर्ड, ये आपको यहाँ पर दिया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस तरह के आपको क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर सभा देखे तो ये फ्यू प्रिविलेज, जो सभा था आज के समय जैसे राज्यसभा है, उस समय एक सभा था जो कमिटी था फ्यू प्रिविलेज और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स का। टू पॉपुलर असेंबली था, एक सभा था, एक समिति था, जो कि एक चेक करता था रूल ऑफ किंग्स का। बहुत सारे डिसीजन लिया जाता था, मतलब एक बोल सकते हैं आज के समय के जैसे रूल चलता है ना, लोकसभा राज्यसभा, उस तरह का चीज था वहां पर। लेटर वेदास रिकॉर्डेड सभा फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ जस्टिस।
तो फिर क्या हुआ, समिति का आपको मतलब वो तो खत्म ही हो गया, लेकिन सभा थोड़ा चलता था, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ आपको प्रोहिबिशन, कुछ कुछ मतलब कि आपको रूल वहाँ पर लगना शुरू हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर सोसाइटी की बात करें तो ऋग्वेदा में क्या था कि जो 4 वर्णा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, ये 4 वर्णा इसमें आपको निकल कर आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वर्णा सिस्टम आप सभी जानते हैं ये क्या होता है। वर्णा मेनली कलर को बेसिस पर आपको किया जाता है डिवीजन। लेकिन उस समय जो था ऋग्वेदा में वो कलर के डिवीजन पर नहीं था दोस्तों, वो था एक आप जिस काम आपके ऑक्यूपेशन पर आप कौन सा काम करते हैं। बोला था एक परिवार में चारों वर्णा भी रह सकते हैं, मतलब किसी के जो पिताजी वो अलग काम कर रहे हैं, किसी का बेटा वो अलग काम कर रहा है। तो ये वर्णा सिस्टम आपको ये क्या था, एक ऑक्यूपेशन पर बेसिस था, जो कि अर्ली वैदिक एज में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या था, प्रोफेशन का ऑक्यूपेशन पर बेस था। फिर आपको ये चीज ध्यान रखना, इसमें चाइल्ड मैरिज आपको यहाँ पर नहीं था, जो कि मतलब अर्ली वैदिक एज की बात करें। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीरो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिकीज हस्बैंड, जिसे नियोग विवाह भी बोला जाता था। इसमें क्या होता था, वीरो विधवा थी वो अपने यंगर जो मतलब कि जो हस्बैंड था उसका जो यंगर ब्रदर था उससे भी यहाँ विवाह कर सकती थी, मैरिज हो सकता था। इस तरह के जो विवाह उसको नियोग विवाह बोला जाता है। जो फादर्स का जो प्रॉपर्टी था, क्योंकि ये पितृसत्ता समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी था, तो फादर का जो प्रॉपर्टी था वो क्या होता था, बेटा को दिया जाता था। फिर अगर देखें तो मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टी में कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ये सारा प्रॉपर्टी के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ आपको दिया जाता था। मिल्क और प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस तरह के बहुत एक इंपॉर्टेंट डाइट था उस समय की एक बोलते एग्रीकल्चर सोसाइटी तो नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा नोमैडिक सोसाइटी था। तो नोमैडिक सोसाइटी में क्या होता है कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो सारा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उस समय मतलब अगर देखें तो गाय का अगर बात करें, मतलब जो काउस था वो आपको लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे गौ हत्या की बात करें या मतलब किसी तरह का तो गविष्टि की बात करें, तो ये सारा चीज़ उसमें टर्म आपको देखने को मिलेगा किसमें, ऋग्वेदा में। तो उस समय जो भी मतलब लोग मतलब बोला जाता है कि जो पेनल्टी होता था, डेथ डेथ तक का पेनल्टी दे, जो मतलब यहाँ पर किसी तरह के अगर मतलब नुकसान पहुंचाते थे, मतलब गायों को, काउस को कोई भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता था, तो उसको अगर पेनल्टी मिलता था, डेथ पेनल्टी के तौर पर मिल जाता। उस समय गाय का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि उस समय एक मतलब जो सोसाइटी है वो नोमैडिक सोसाइटी था। उस समय जो जितने पालतू जानवर होते थे, जो मतलब जो पशु होते थे, जैसे कि आपको गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये सब सारा चीज़ में इंपॉर्टेंस होता था, इसलिए गायों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम रिलीजन की यहाँ पर बात करें तो ऋग्वेदा में क्या था, गॉड्स वर्शिप वेयर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर, मतलब उस समय जो गॉड्स का जो वर्शिप किया था वो पर्सोनिफाइड नेचर, मतलब नेचर वर्शिप वो लोग ज्यादा, जैसे इंद्र हो गया, अग्नि अग्नि हो गया, वरुण हो गए, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको गॉड्स थे। तो अगर यहाँ पर देखें इंद्र और पुराण, जो यहाँ पर अगर दिया गया आपको, इंद्र और पुरंद्र ये डिस्ट्रॉयर थे फोर्ट के, इनको जो गॉड थे ये डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट बोला था। अग्नि क्या है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है, फायर गॉड जिसको बोला जाता है। वरुण क्या है आपको, ये वाटर गॉड है, जो मतलब पानी के जो भगवान होते हैं। फिर सावित्री देखे, ये गॉड ऑफ आपको लाइट है। फिर जो फेमस गायत्री मंत्र है वो इनके मतलब कि एड्रेस में ही बोला जाता है। फिर समटाइम्स देखे तो गॉड्स वेयर विजुअलाइज एनिमल्स बट देयर वेयर नो एनिमल वर्शिप, किसी तरह का एनिमल वर्शिप तो नहीं था उस समय, जो नेचर का मेनली वर्शिप था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग आगे देखें तो ये ऋग्वेदिक गॉड है, ये आपको ध्यान रखना। इंद्र, अग्नु, वरुण, सोम, याम, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, दयायुज, अदिति, मारुत, तो ये सब इस तरह के नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर इकोनॉमी के देखें तो आप जानते हैं उस समय इकोनॉमी जो था मेनली नोमैडिक पेस्टोरल इकोनॉमी था। फिर अगर यहाँ पर ये चीज याद रखना, मेटल को किस नाम से जाना था, गोल्ड को हिरण्या बोला जाता था। क्या बोला जाता था गोल्ड को, हिरण्या। आयरन को क्या बोला जाता था, श्याम। कृष्ण अयास बोला जाता था, तो ये काला रंग का होता है इसलिए इसे कृष्ण अयास श्याम बोला जाता था। कॉपर को यहाँ पर अयास बोला जाता था। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। फिर अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लेटर वैदिक सोसाइटी, तो ये वैदिक सोसाइटी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक लेक्चर में आपका यह पूरा चीज यहाँ पर कंसाइज हो जाएगा। तो लेटर वैदिक एज की बात करें तो वो जो वैदिक एज था, अर्ली वैदिक, उसी को अगर देखें तो कुछ कुछ उसमें रिफॉर्म हो गया। जैसे रिफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बताया जाता है, अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन विंध्यान माउंटेन, जो साउदर्न, आज जानते हैं विंध्यान माउंटेन क्या है, तो साउदर्न माउंटेन है, उस तरफ वहाँ पर लोग रहते थे। फिर अगर यहाँ पर डिवीजन की बात करें, वेदास गिव 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया, जैसे आर्यव्रत हो गया, मध्य देश हो गया, जो सेंट्रल इंडिया की बात करें, दक्षिण पथ हो गया, साउदर्न, ये यहाँ तक पूरा आपको फैला हुआ था जो लेटर वैदिक एज की बात करें। फिर अगर पॉलिटी उस समय का देखें क्या था, जो राष्ट्र था, जो राष्ट्र टर्म था वो आपको उस समय अपियर हुआ। जो ऋग वैदिक में, अर्ली वैदिक में ये टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये लेटर वैदिक में आपको देखने को मिलेगा। फिर जुडिशियरी सिस्टम का उसमें डेवलपमेंट हुआ, क्रिमिनल कोर्ट्स बना, ये सब था उसमें। फिर अगर यहाँ पर देखें जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो लिटरेचर है आपको
वी नोटिस द थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, मतलब जो राजा रजवाड़ा जितना भी किंगशिप का जो कल्चर था वो आपको शुरू हो गया। उसके डिवाइन मतलब कि एक मतलब उसे भगवान के रूप में जाना जाता था। ये डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। फिर देखे अगर न्यू सिविल फंक्शनरीज बिसाइड द ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड द पुरोहिता केम टू इनटू द, तो पुरोहिता अगर जानते हैं जो पंडित का जो मतलब रोल होता है, जो पुरोहित होता है, जो पृष्ठ बोला जाता है, उसका यहाँ इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा अब बढ़ने लग गया। ये मतलब लेटर वैदिक एज में आपको शुरू हो गया। फिर अगर देखें तो पॉपुलर कंट्रोल जो था किंग्स का, जो मतलब जो कंट्रोल था वो कंट्रोल आपको बढ़ गया। तो ये सब आर्मी का भी कंट्रोल बढ़ गया, मतलब मेनली वो लोग ज़्यादा आर्मी रखने लगे, ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी हो गया या चैरिएटर हो गया, ये सारा चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपको जो स्लाइड में दोस्तों ये दिया गया, आपको ये टेबल दिया गया, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स है लेटर वैदिक पीरियड में, तो क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको ये नाम दे दिया जाता है, इससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स के जो एंशियंट नेम है वो आपसे पूछा, जैसे कि पुरोहिता किसे बोला जाता था, सेनानी किसे बोला था, व्रजपति किसे बोला जाता था। जैसे आप देख सकते हैं ग्रामणी किसे, हेड ऑफ जो विलेज उसे ग्रामणी बोला जाता है। कुलपति आपको जो फैमिली के जो हेड होते हैं उसको कुलपति बोला जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो महिषी, जो चीफ क्वीन है तो उसे महिषी बोला जाता है। तो ये आपको स्लाइड कम से कम इसमें क्या करना है, रिवाइज करना और याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में मेनली पूछा जाता है। फिर अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में देख सकते हैं जुडिशरी आपको इंक्रीज हो गया, तो ये सोसाइटी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कास्ट सिस्टम आपको इंक्रीज हो गया। फिर अगर सोसाइटी में देखें तो आप यहाँ पर देखें जो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास का था उसका जो डिवीजन था वो डिवीजन आपको ज्यादा और दिखने को मिलेगा। जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवीजन था आपको, वो डिवीजन क्या हुआ यहाँ पर धीरे धीरे घटकर बहुत सारा मतलब बहुत सारे कास्ट सिस्टम में जो जाति था वो जाति में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर जो मैरिज की अगर बात करें, जो विवाह था, यहाँ कितने तरह का विवाह वो भी यहाँ दिया गया था। ब्रह्मा विवाह यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दैव विवाह देख सकते हैं, अर्श विवाह देख सकते हैं, प्रजपत्या गंधर्व विवाह देख सकते हैं, जिसे लव मैरिज आज के समय बोलते हैं। फिर असुर विवाह देख सकते हैं, तो इस तरह का राक्षस विवाह देख सकते हैं। तो ये सब विवाह आपको दिया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार कम से कम आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर रिलीजन की बात करें तो उसमें क्या था, जैसे हमने देखा रिलीजन में नेचर वर्शिप शुरू हो गया। यहाँ पर क्या था, नेचर वर्शिप तो हो ही गया, इसके साथ देतीज का जो आइडल वर्शिप का भी कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये मतलब कि अब बहुत सारे जो गॉड थे, मतलब जो अर्ली वैदिक उन गॉड्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर घटने लगा और नए तरह के यहाँ भगवान आपको यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गया, नए तरह के लोग यहाँ पर पूजा करने लगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आज के समय जो 16 संस्कार किया जाता है, जिसमें कि आप उपनयन की बात करते हैं, ये सारा 16 संस्कार आपको दिया गया है। इसे एक बार आप रिवाइज कर ले कि कभी कभी क्या होता है इस तरह के संस्कार से आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर आश्रम सिस्टम था, आप जानते हैं जो आश्रम सिस्टम भी शुरू हो गया लेटर वैदिक एज में, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो सबसे पहले क्या, ब्रह्मचारी जो पढ़ने का जो समय होता है, फिर गृहस्थ हो गया जो शादी ब्याह करने का जो समय होता है, फिर वानप्रस्थ आप सब अपने फैमिली को छोड़कर आप मतलब कि वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं, फिर संन्यास हो गया। तो इस तरह का एक आश्रम सिस्टम को क्या हो गया वहाँ पर शुरू हो गया। तो ये चीज़ आप देख सकते। इकोनॉमी क्या था कि वहाँ पर फिर से जैसे उस समय पेस्टोरल इकोनॉमी था, यहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो खेती बाड़ी यहाँ पर क्या हो गया, शुरू हो गया। फिर बहुत सारे रिचुअल्स आपको यहाँ पर शुरू हो गया, जैसे अश्वमेध यज्ञ देख सकते हैं, वाजपेयी यज्ञ देख सकते हैं, राजसूया यज्ञ देख सकते हैं। ये सब सब क्या था, एक यज्ञ था जो बहुत तरह का यज्ञ आपको यहाँ पर शुरू किया। अश्वमेध हो गया, यहाँ पर राजसूया यज्ञ हो गया। तो इस तरह का यज्ञ आपको उस समय क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ये लेटर वैदिक एज के बारे में आपको दिया गया। तो ये हमारा पूरा वैदिक सोसाइटी के बारे में था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैंने लिया है। तो आप कुछ क्वेश्चन देख के आप इस सब्जेक्ट, इस मतलब टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। जैसे 9th मंडला ऋग्वेदा संहिता में जो डेडिकेट किया गया, किसको किया गया, हमने पढ़ा भी था। जो मंडला क्या चैप्टर को बोला जाता है, वो किसको गया, इंद्र, एलिफेंट, उर्वशी या गॉड्स एसोसिएटेड विद प्लांट्स एंड हर्ब्स, सोम एंड द डेटी नेम्ड आफ्टर ड्रिंक। जो सोम हो जाए, सोम जिसे मदिरा का जो ड्रिंक बोला जाता है, उनको भी एक गॉड की तरफ माना जाता था। तो उनको ये डेडिकेट किया गया, क्या आपको ये किया गया जो डेडिकेट इसमें किया गया, क्या किया गया डेडिकेट, मंडला जो संहिता मंडला वो डेडिकेट किया गया। कौन सा मंडला, 9th मंडला। जिससे देखिए यहाँ गायत्री मंत्र लिखा गया, ये कौन से मतलब बुक में आपको पाया गया गायत्री मंत्र। तो ये देख सकते उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, हमने बताया था ऋग्वेद में, तो ये ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र पाया गया था। फिर अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी प्रोपाउंड, एटॉमिक थ्योरी का उस समय जो फिलोसफी मिला था वो कौन से मतलब इसमें बुक में मिला था। तो ये आप देखते हैं योगा, जस्टिस, सांख्य, तो वैशेषिका फिलोसफी में, जिसे जो कनद द्वारा आपको लिखा गया था। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, बाकी जो प्रैक्टिस आपको कुछ सीरीज में कराया जाएगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे पूरे। फिर शतपथ ब्राह्मण देखे तो वो हमने पढ़ा था, यजुर्वेद का एक पार्ट था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये आज का हमारा क्या था, एक वैदिक एज का पूरा क्लास था, एक टॉपिक इसमें आपको कंप्लीट हो गया जो आज का। तो ये पूरा लेक्चर आपको किसमें, स्काई एकेडमी 360 जो एक यूट्यूब चैनल भी है, प्लस ये आपको एक ऐप पर भी चैनल मिल जाएगा। बाकी हमारा ऑफलाइन सेंटर भी, जहाँ पर आपको ये क्लास करवाया जाता है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज वो सारा चीज़, गाइडेंस प्रोग्राम सब मिल जाएगा। और ये हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में आपको जीके जीएस पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है बीपीएससी 71वीं के लिए। तो आप ये नंबर पर कॉल करके यहाँ पर पूरी जानकारी ले